नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम पंकज आप सभी का स्वागत करता हूं माइक्रो स्टडी सेंटर में। माइक्रो स्टडी सेंटर में फ्रेंड्स एनसीईआरटी बुक का सीरीज क्लास 10th के 4th नंबर चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चल रहा है। इसमें अभी तक मैंने 14th वीडियो डाल दिया है। वहाँ पर आपको मैंने क्या किया ना, चैप्टर वाइज चैप्टर और लाइन बाय लाइन पढ़ाया है, तो आप आराम से जाके ईच एंड एवरी वीडियो को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और उसमें जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैंने सारे डील किए हैं दोस्तों। तो आप चाहे कंपटीशन का एग्ज़ाम दो या 10th लेवल का बोर्ड का एग्ज़ाम दो, आप सभी के लिए ये हेल्पफुल होने वाला है। सामान्य जानकारी चाहिए तो उन लोगों के लिए भी ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो जुड़े रहिए मेरे साथ और अंत तक देखिए वीडियो को, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। तो आइए चलते हैं और कार्बन कंपाउंड्स में हम लोग देखेंगे आज केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द कंपाउंड्स। ओके, क्या देखेंगे दोस्तों? केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द कंपाउंड्स। क्योंकि हम लोग जितने भी फ्यूल्स यूज़ करते हैं दोस्तों, वो मेनली जो है कार्बन के बने होते हैं या फिर उसके कंपाउंड्स के बने होते हैं। ओके, तो इसलिए आज हम लोग जो स्टडी करेंगे वो कंबशन को स्टडी करेंगे और देखेंगे कि इस ये जो कंबशन प्रोसेस होता है उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ लाता है और क्या हमको बाय प्रोडक्ट के रूप में मिलता है। कार्बन एंड इट्स एलोट्रॉपिक फॉर्म, ठीक है, जितने भी इसके एलोट्रॉपिक फॉर्म है, किसी भी फॉर्म में पाया जाता है, बर्न्स इन ऑक्सीजन टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड along with release of heat and light। ओके, तो जितने भी आप हाइड्रोकार्बन ले लीजिए, ये जितने भी हाइड्रोकार्बन है वो जलेंगे, लेकिन हमें कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 देगा। उसके बाद आपको हीट मिलेगा और फिर लाइट मिलेगा। ओके, मोस्ट कार्बन कंपाउंड्स आल्सो रिलीज अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट ऑन बर्निंग। जितने सारे कार्बन कंपाउंड्स हैं वो सभी जो हैं बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट डेवलप करेगा और आपको लाइट देगा, समझ गए ना। और बेसिकली इन सभी चीज़ों का ही हम लोग यूज़ कर रहे हैं। और अगर आप करंट को छोड़ दें, बिजली को छोड़ दें, तो आप सब देखेंगे जितने भी टाइप के फ्यूल्स यूज़ हो रहे हैं उन सब में ये काम हो रहा है। दीज आर ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। ये क्या होता है? ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होता है। कहने का मतलब है ऑक्सीजन से ये प्रतिक्रिया करती है, उसे रिएक्शन करती है। तो आपको एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर 3 एग्जाम्पल दिए गए हैं। जैसे कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया और CO2 बनाया, हीट दिया और लाइट दिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमने मीथेन को लिया है, CH4। आपको पता है इसका नाम पिछले क्लास में मैंने बताया, ये मीथा से मीथेन बना है। तो मीथेन जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, CO2 बना के देगा, H2O देगा, हीट देगा और लाइट देगा। अगेन हमने नेक्स्ट एग्जांपल जो लिया है एक अलग ग्रुप का लिया है, OH ग्रुप। OH ग्रुप आपको पता है अल्कोहल का ग्रुप है ये। ओके, तो ये अल्कोहल का ग्रुप रिएक्शन करेगा। यहाँ पर 2 कार्बन है इसके पास, तो क्या हो गया? ईथा हो गया। ओके, और इसमें क्या जोड़ते हैं हम लोग? ऑल जोड़ते हैं, तो एथेनॉल हो गया। तो ये एथेनॉल का प्रक्रिया दिखाया है आपको, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने पर क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ CO2, इसमें आपको बाय प्रोडक्ट में मिलेगा, H2O मिलेगा, हीट मिलेगा और लाइट मिलेगा। तो जो यूज़फुल थिंग्स है हमारे लिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है? हीट और लाइट। ये दोनों ही हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल है। अब यहाँ हम लोग क्या देखेंगे कि ये हीट और लाइट जो है सबसे यूज़फुल प्रोडक्ट तो हमें मिल रहा है, लेकिन इसके साथ साथ जो प्रक्रिया होती है, जहाँ कंबशन होता है, वहाँ पर हमें एक फ्लेम देखने को मिलता है। तो आज हम लोग देखेंगे कि ये कौन फ्लेम दे रहा है और कौन सा कलर का हो रहा है और कौन सा फ्यूल नहीं दे रहा है। ओके, इसके बारे में जानकारी अभी लेंगे। तो यहाँ पर देखिए लिखता है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो होता है विल जनरली गिव अ क्लीन फ्लेम, है ना, वाइल अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स विल गिव अ येलो फ्लेम।
विथ लॉट्स ऑफ ब्लैक स्मोक, विथ लॉट्स ऑफ ब्लैक स्मोक। तो हमने अभी तक दो आपको बताया है कि एक तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है और एक अनसैचुरेटेड होता है। तो इन दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर तो नहीं है, लेकिन इसमें क्या होता था, ये सिंगल बॉन्डेड होता था कार्बन टू कार्बन, और यहाँ पर आपको डबल बॉन्ड मिलता था या फिर ट्रिपल बॉन्ड मिलता था। ओके, कार्बन टू कार्बन। तो यहाँ पर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या करेगा, हमेशा क्लीन फ्लेम देगा, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है येलो फ्लेम देगा। ओके, और यहाँ पर स्मोक बनेगा और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में स्मोक नहीं बनता है, राइट। दिस रिजल्ट इन अ सूटी डिपॉजिट ऑन द मेटल प्लेट इन एक्टिविटी 4.3। वो एक्टिविटी एक दिया है जिसमें डिफरेंट कार्बन कंपाउंड्स को लिया है और उसको जलाया गया है, ठीक है, बर्न किया गया है, ये बोल रहे हैं। तो वहाँ पर क्या होगा, आपको डिपॉजिट्स कुछ मिलेगा, उसको सूटी डिपॉजिट्स बोलेंगे, ब्लैक टाइप का, राइट। हाउएवर लिमिटिंग द सप्लाई ऑफ एयर। अब देखो यहाँ पर एयर सप्लाई के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप कितना सप्लाई कर रहे हैं एयर, जिससे वो जलेगा तो कंप्लीट कंबशन हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। यानी कि जैसे हमें सांस लेने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन चाहिए होता है, उतना अगर मिल रहा होता है तो हमारी सांस वगैरह सभी चीज़ सही चल रहा होता है, हमारे शरीर के सभी फंक्शन सही चल रहे होते हैं। जैसे ही एयर सप्लाई कम होने लगता है, हमें सफोकेशन होने लगता है, हमें बेहोशी टाइप का आने लगता है, राइट। सेम चीज़ होता है कंबशन के साथ। अगर सप्लाई ऑफ एयर आपने सही नहीं दिया है तो वो सही तरीके से जलेगा नहीं। ओके, भुक भुक करता है कभी कभी, देखे तो भुक भुक क्यों करता है, एयर सप्लाई जो है वो कम मिलता है डिबिया विबिया को, जो भी है जहाँ फ्लेम जल रहे होते हैं। तो अगर इनकम्प्लीट सप्लाई आप करते हैं एयर का, तो वहाँ पर हाइड्रोकार्बन जो है, इवन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, वो भी क्या देगा, सूटी फ्लेम देगा, यानी कि वो कंप्लीट कंबशन नहीं होगा, क्लीन फ्लेम नहीं देगा। तो जनरली क्या होता है, द गैस और केरोसिन स्टोव यूज एट होम हैज़ इनलेट्स फॉर एयर सो दैट सफिशिएंट ऑक्सीजन रीच, है ना, वहाँ तक ऑक्सीजन पहुँच सके। मिक्सचर इज बर्न टू गिव अ क्लीन ब्लू फ्लेम, ठीक है। उसमें जो भी स्टोव में देखिए तो स्टोव में भी एक इस तरीके से बना हुआ है, ठीक है। गैसियस स्ट्रक्चर में हम लोग देखेंगे तो बर्नर जो होता है उसमें इस तरीके से छेद किया हुआ रहता है, ताकि वो एक ही बार में हाईली अमाउंट ऑफ गैसेस ना निकले, एक छेद से निकले, और ईच एंड एवरी जो जितने सारे एटम्स हैं फ्लेम कहते हैं फ्यूल्स के, उन सभी को ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मिल जाए। ओके, तो क्लीन फ्लेम देगा। तो क्लीन ब्लू फ्लेम जो है यहाँ पर आपको तभी मिलता है जब इस तरीके के स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं ऑक्सीजन सप्लाई के लिए। इफ़ यू ऑब्जर्व द बॉटम्स ऑफ द कुकिंग वेजल्स गेटिंग ब्लैक एंड, अगर आपको ऐसा दिखता है कि जो हमारा बॉटम ऑफ वेजल्स है वो ब्लैक हो गया है, इट मीन्स दैट द एयर होल्स आर ब्लॉक्ड एंड फ्यूल इज गेटिंग वेस्टेड, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि एयर होल्स जो होगा वो ब्लॉक हो गया है और आपका फ्यूल जो है बेकार जा रहा है। फ्यूल सच अ कोल एंड पेट्रोलियम हैव सम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर इन देम। जो कोल और पेट्रोलियम होते हैं इसमें सल्फर के अमाउंट होते हैं, नाइट्रोजन के अमाउंट होते हैं। तो जब कंबशन करते हैं ये, तो एक रिजल्ट फॉर्मेशन में हमें क्या मिलता है, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर मिलता है, यानी कि SO2 मिल सकता है, और नाइट्रोजन ऑक्साइड भी मिलता है, NO2 भी मिल सकता है, ठीक है। N2O भी कहीं कहीं लिखता है, राइट। तो इस तरीके से अलग अलग कंबशन में जो है अलग अलग बाई प्रोडक्ट आपको मिल सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि सब में एक ही चीज़ मिलेगा, राइट। तो जहाँ पर जो बाई प्रोडक्ट के रूप में जो भी एलिमेंट मौजूद हैं वो अपना ऑक्साइड कर लेता है, ऑक्सीडेशन कर लेता है। तो ये बात क्लियर हो गई। सबसे पहले तो कंबशन जब भी होगा तो आपको क्या मिलेगा, हीट और जो लाइट है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, ये मिलेगा। बाई प्रोडक्ट में CO2 मिलता है जो कि बेकार चीज़ है, इसको पैदा नहीं करना चाहिए, है ना। इसलिए आजकल फैक्ट्रियाँ जो है, फैक्ट्रियों के नियम भी काफ़ी बनाए जा रहे हैं कि वो CO2 गैस, SO2 गैस ये सब पैदा ना करे। उसके बाद हमने देखा कि फ्लेम जो होता है वो क्लीन फ्लेम कब देगा,
और सूटी फ्लेम कब देगा, ये हमने देखा, क्लीन फ्लेम एंड सूटी फ्लेम। फिर हमने अभी पढ़ा कि ऑक्सीजन का सप्लाई के ऊपर भी डिपेंड करता है कि किस तरीके से वो फ्लेम करेगा, या फिर वाइटिश ब्लू होगा, या वो जो है आपको येलोइश फ्लेम देगा। ये सभी चीज़ें हमने देखा। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि ये जो फ्लेम बनता है वो बनता ही क्यों है, ओके, ये बनता ही क्यों है। तो हैव यू एवर ऑब्जर्व ईदर अ coal or wood fire? If not, the next time you get a chance, take close note of that. What happens when the wood or coal start to burn? You have seen that a candle or LPG in the gas stove burns with flame. However, you will observe that coal or charcoal in a angithi sometimes just glow red and gives out heat without flame. तो कोल बेसिकली हम लोग क्या देखते हैं, जब जलता है तो फ्लेम ना के बराबर देता है और वो ग्लो करता है रेड। दिस इज बिकॉज अ फ्लेम इज ओनली प्रोड्यूस्ड व्हेन गैसियस सब्सटेंसेस बर्न। जब गैसियस सब्सटेंसेस बर्न करता है तो हमें फ्लेम मिलते हैं, लेकिन व्हेन वुड और चारकोल इज इग्नाइटेड द वोलाटाइल सब्सटेंसेस प्रेजेंट वेपराइजेस एंड बर्न विथ फ्लेम इन द बिगिनिंग। लेकिन जब वुड और चारकोल होता है तो इसमें क्या होता है, बहुत सारे इम्प्योरिटीज़ होती है। ये इम्प्योरिटीज़ जो होता है वोलेटाइल सब्सटेंसेस उसमें कुछ होते हैं, तो वो वेपराइज होते हैं। जब वेपराइज होते हैं तो हमें लगता है कि वहाँ फ्लेम मिल रहा है, लेकिन वो एक्चुअल में फ्लेम इन रीजन से है, फ्यूल के रीजन से नहीं है। और जो फ्यूल है वुड और चारकोल वो क्या करता है, सिर्फ ग्लो करता है रेड। और ये ग्लो कब करता है ये भी हम लोग देखेंगे। A luminous flame is seen when the atoms of the gaseous substances are heated and start to glow। ठीक है, उसके जो सब्सटेंस के एटम्स होते हैं वो जब हीट पैदा करना शुरू करते हैं तब वो ग्लो करता है। द कलर प्रोड्यूस्ड बाय ईच एलिमेंट इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ दैट एलिमेंट। ट्राई एंड हीट अ कॉपर वायर इन द फ्लेम ऑफ गैस स्टोव एंड ऑब्जर्व इट्स कलर। यू हैव सीन दैट इनकम्प्लीट कंबशन gives soot which is carbon। On this basis what will you attribute the yellow color of the candle flame? तो आपको क्या लगता है कैंडल फ्लेम येलो क्यों होता है? तो आप सीधा सीधा आंसर करेंगे इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है। एयर सप्लाई, आप बोलेंगे एयर सप्लाई तो उसका सही हो रहा है, एयर सप्लाई सही हो रहा है, लेकिन कैंडल में जो इम्प्योरिटीज़ है, जो आपका वोलेटाइल सब्सटेंसेस हैं, वो कंप्लीट कंबशन उसका नहीं हो पाता है, इसलिए वो येलोइश फ्लेम देता है। क्लियर है? ब्लू फ्लेम हो रहा है यानी कि वो कंप्लीट कंबशन हो रहा है, वो क्लीन फ्लेम दे रहा है। ओके, और ये भी क्लीन फ्लेम दे रहा है लेकिन येलोइश कलर का दे रहा है। और येलोइश कलर क्या दर्शाता है, या फिर ऑक्सीजन का सप्लाई कम हो रहा है, या फिर इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है। ओके, या फिर उसमें वोलेटाइल मेटल्स हैं जो कंप्लीट कंबशन होने में मदद नहीं कर रहा है। ओके, दैट्स वाई वो येलोइश फ्लेम देगा। क्लियर है? अब आइए और चलते हैं, देखते हैं कि ये हमारा जो कोल और पेट्रोलियम जिसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हम लोग फ्यूल के रूप में आज के डेट में कर रहे हैं, इसका फॉर्मेशन आखिर कैसे होता है। जाते जाते दोस्तों आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, अगर हो सके तो अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कर दीजिए ताकि मैं और लोगों तक रीच कर सकूँ और अपना जो पढ़ाने का ये शैली है और जो कंटेंट है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुंचा सकूं और उसको फ़ायदा पहुंचा सकूं। राइट, तो चलिए और देखते हैं कि कोल का और पेट्रोलियम का फॉर्मेशन कैसे होता है। कोल एंड पेट्रोलियम हैव बीन फॉर्म्ड फ्रॉम बायोमास विच हैज़ बीन सब्जेक्टेड टू वेरियस बायोलॉजिकल एंड जियोलॉजिकल प्रोसेस। तो ये जो बनते हैं किससे बनता है, बायोमास से बनता है, यानी कि जो जीव जंतु हैं वो मर जाते हैं, पेड़ पौधे जो मर जाते हैं उसके बाद वो ज़मीन में धस जाते हैं या फिर ज़मीनों के अंदर चले जाते हैं, उसका जो हम लोग मतलब डिफरेंट सिचुएशंस जैसे हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, उसके बाद वो लॉन्गर पीरियड के लिए वहाँ पर दबे हुए रहते हैं, तो वो धीरे धीरे कन्वर्ट होना शुरू होता है। और ये कन्वर्शन होने के बाद जो है हमको कोल मिलता है या फिर पेट्रोलियम मिलता है। तो कोल इज़ द रिमेन्स ऑफ द ट्रीज, फर्न्स
and other plants that lived millions of the years. These were crushed into earth, perhaps by earthquake or volcanic eruptions. किसी भी रीजन से हो सकता है, जैसे आप देखते हैं अर्थक्वेक आता है तो धरती नीचे चली जाती है ना, और जो भी सामान होगा वो क्या होगा, उसके अंदर दब जाएगा। तो इस तरीके का जो भी फिजिकल नेचुरल प्रोसेस हो रहा है जिसके रीजन से ये सारी चीज़ें नीचे ज़मीन में धस जाती है, तो क्या होगा, दे वर प्रेस्ड डाउन बाय लेयर्स अर्थ एंड रॉक्स। तो अर्थ के जो लेयर्स हैं और रॉक्स हैं उसके बीच में वो दब जाते हैं। दे स्लोली डिकेड इनटू कोल, और वो धीरे धीरे कोल में कन्वर्ट हो जाता है। ऑयल एंड गैस आर रिमेन्स ऑफ मिलियंस ऑफ द टाइनी प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव्ड इन द सी। तो ऑयल और गैस जो बनता है वो जनरली हम लोग कहाँ देखते हैं, सी बेड में देखते हैं। ओके, तो वहाँ की जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, वो जब सी बेड के अंदर चले जाते हैं और दबे हुए रह जाते हैं और कई सालों तक वो दबे हुए हैं, तो लॉन्गर पीरियड में ज़्यादा देर तक दबे होने के कारण जो है उसकी पोजीशन तो अब ये सी बेड में जब ये दब जाते हैं तो लॉन्गर पीरियड में ये हमें ऑयल और गैस बना के देते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या होता है कि व्हेन दे डाइड देयर बॉडीज सैंक टू द सी बेड वेयर कवर्ड बाय सिल्ट। सिल्ट के जरिए जो है वो दब जाते हैं, उसके ऊपर सिल्ट आ जाते हैं, तो बैक्टीरिया अटैक द डेड रिमेन्स, और फिर जितने सारे मरे हुए चीज़ें हैं वो क्या होता है, वो धीरे धीरे बैक्टीरिया उसको खाने लगता है और वो टर्निंग देम इनटू ऑयल एंड गैस अंडर द हाई प्रेशर दे वेर बीइंग सब्जेक्टेड टू। Meanwhile the silt was slowly compressed into rock, और वो स्लोली जो है रॉक के अंदर दबे हुए रह जाते हैं। The oil and gas sipped into the porous parts of the rock, और यहाँ पर जो आपको ऑयल है वो रॉक्स के पोरस पार्ट जो होते हैं उसमें भर जाते हैं, यानी कि उनके छेदों में चले जाते हैं। आप सभी को पता है सी बेड में जब ऑयल या फिर गैस निकलता है तो वो उन्हीं जगहों से निकलता है। ओके, एंड गॉट ट्रैप्ड लाइक वाटर इन अ स्पॉन्ज। जिस तरीके से स्पॉन्ज होता है, स्पॉन्ज के बीच में अगर आप देखेंगे तो वाटर ट्रैप्ड कर जाता है ना, उसी तरीके से यहाँ पर ऑयल और गैस जो है वो रॉक सेल में ट्रैप्ड कर जाते हैं। कैन यू गेस वाई कोल एंड पेट्रोलियम आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स? तो फॉसिल फ्यूल्स कहने का सीधा सीधा मतलब है ये जो आपका लिविंग थिंग्स है ना, लिविंग थिंग्स है उनसे बना हुआ है, और इसलिए उसको फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं। ठीक है, लिविंग थिंग्स, क्लियर है? तो फॉसिल का मतलब सीधा सीधा आप समझ लीजिए जो जीवित वस्तुएं होती है उनसे बने होते हैं। तो हमने फर्स्ट चैप्टर में ही ऑक्सीडेशन को पढ़ा था दोस्तों। तो ऑक्सीडेशन का सीधा सीधा मतलब होता है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेना। ठीक है, तो जितने भी कार्बन कंपाउंड्स होते हैं वो इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है ड्यूरिंग कंबशन। ओके, जैसे यहाँ पर एग्जांपल आपको और एक बार देख लीजिए तो समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पर लिया इन्होंने क्या, एथेनॉल लिया है ना, ये एथेनॉल है। तो एथेनॉल को हमने क्या किया, अल्कलाइन KMnO4 के साथ हीट किया। ठीक है, और एसिडिफाइड K2Cr2O7 में हीट किया। तो ये देखिए ये क्या बना के दिया, CH3COH, यानी कि इथेनोइक एसिड बना के दिया मुझे, एथेनोइक एसिड। एसिड के लिए आपको बताया था ना, ओइक एसिड जोड़ते हैं, उसमें फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, ओइक एसिड होता है, उसको हम लोग जोड़ते हैं। तो यहाँ पर यही चीज़ जोड़ दिया है। ठीक है, when see the some substances are capable of adding oxygen to others, these substances are known as oxidizing agent। तो यहाँ पर जो KMnO4 और एसिडिक K2Cr2O7 यूज़ किया है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे। क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे, राइट। तो इस तरीके से दोस्तों आज हमने सीखा कि कार्बन किस तरीके से जलता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, और फ्यूल्स हमें किस तरीके से मिलते हैं। ठीक है, और वो ऑक्सीडाइज कैसे होता है, क्या कंप्लीट खुद से ऑक्सीडाइज हो जाता है या फिर किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज़ होता है। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ आपको एक नया टर्म देखने को मिला, ये क्या बता रहा है
किसी भी सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज होने में मदद करने वाला जो सब्सटेंस होता है उसको हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। जैसे यहाँ पर अल्कोहल जो था एथेनॉल, उससे कन्वर्सन हमें मिल रहा था एथेनोइक एसिड, तो ये कैसे कन्वर्ट हो रहा था, तो हमारा जो KMnO4 है, K2Cr2O7 है, ये उसको ऑक्सीडाइज करके हमें एथेनोइक एसिड बना रहा था। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे एडिशनल रिएक्शंस ऑफ कार्बन और हाइड्रोकार्बन्स। ओके, और फिर धीरे धीरे बहुत सारे कार्बन कंपाउंड्स होंगे, उसकी प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे। तो बने रहिए इस तरीके से मेरे चैनल में दोस्तों, और आप सभी को NCERT बुक का पूरा सीरीज जो है मैं समाप्त करके दूंगा, ख़त्म करके दूंगा, जो आपके किसी भी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है दोस्तों, आज का क्लास इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जोहार।